Hello students, welcome to Rashtra Defense Academy. In this session, we will discuss pronoun. So let's start with first part of pronoun. सबसे पहले हम लोग pronoun की परिभाषा समझेंगे. pronoun को हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे. pronoun को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं. फर्स्ट डिफिनीशन क्या है? अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज टर्म्ड एज प्रोनाउन. संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन या फिर सर्वनाम बोलते हैं. दूसरी परिभाषा क्या है? वर्ड्स यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउंस. संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन बोलते हैं. तीसरी परिभाषा क्या है? प्रोनाउन वॉज इन्वेंटेड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स. कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि प्रोनाउन हमें क्यों पढ़ना पड़ता है. तो प्रोनाउन हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम लोग नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना चाहते हैं. ग्रामर हमें एक सेंटेंस में एक ही बार नाउन यूज करने की परमिशन देता है. तो नाउन के रिपीटिशन को बार बार ना करना पड़े इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं. आगे चलते हैं दोस्तों. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन रिलेट्स टू अ पर्सन. इसका क्या अर्थ है दोस्तों? जब भी हम लोग व्यक्ति के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 7 पर्सनल प्रोनाउंस अवेलेबल हैं. कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. दीज ऑल आर टर्म्ड एज पर्सनल प्रोनाउन. अब यहाँ ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. आई और वी को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. आई जो है दिस इज नोन एज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है. आई के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और वी के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. यू की अगर बात की जाए दोस्तों, यू हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में सेकंड पर्सन है. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू के साथ हम लोग हमेशा कैसी वर्ब यूज करते हैं दोस्तों? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते यू इज अ गुड बॉय. हम हमेशा क्या बोलते हैं? यू आर अ गुड बॉय. तो यू खुद तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब इसके साथ हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब यहाँ पे ही देखिए दोस्तों. ही जो है इट इज नोन एज थर्ड पर्सन. ही हमारा क्या है दोस्तों? थर्ड पर्सन है और ही हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए यूज किया जाता है? मैस्कुलिन जेंडर. नाउन में मैंने आपको सिखाया था मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग. ही के साथ हमेशा कैसी वर्ब लगाई जाती है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है. कैसी वर्ब लगाई जाती है? सिंगुलर. शी की अगर बात करते हैं तो शी भी हमारा थर्ड पर्सन है दोस्तों, लेकिन शी हमारा किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए यूज होता है. और इसके साथ हम लोग कैसी वर्ब लगाते हैं दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. इट की बात करते हैं दोस्तों तो इट हमारा नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है दोस्तों. किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग के लिए. और इसके साथ भी हम लोग कैसी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर. और इट भी हमारा किस में काउंट किया जाता है? थर्ड पर्सन में. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों? ही, शी, इट इन तीनों का जो कॉमन प्लूरल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? दे है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
अगर आप ही के लिए प्लूरल लेना चाहते हैं तो भी दे लिया जाता है, शी के लिए प्लूरल लेना चाहते हैं तो भी दे लिया जाता है, और अगर इट के लिए प्लूरल लेना चाहते हैं तो भी दे लिया जाता है। और दे के साथ हम लोग कैसी वर्ब यूज करेंगे दोस्तों? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात है कि ये जो सारे हमने पर्सनल प्रोनाउन सीखे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसकी तरह काम करते हैं? सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। और सब्जेक्ट की तरह काम करने के कारण इनको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस को हम लोग एब्रीविएटेड फॉर्म में एससी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, आई के लिए मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट और दे के लिए देम, सारे ही इंग्लिश लैंग्वेज में किसकी तरह काम करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, और इनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में पजेसिव केस के लिए यूज किए जाते हैं। पजेसिव केस मतलब ये लोग संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पजेसिव केस बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोनाउन चैप्टर का क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अब देखना एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको किस तरीके से ये चीज समझाता हूं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मी थिंक दैट हिम इज राइट। अब यहां ध्यान देना दोस्तों, थिंक जो है ये क्या है? वर्ब है, और दैट क्या है? कंजंक्शन है। अब वर्ब से पहले अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और आप क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। तो मी यहाँ गड़बड़ हुआ, क्योंकि मी तो कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब से पहले कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस। तो मी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई थिंक दैट, और यहाँ पे हिम और इज, ध्यान से देखना, इज जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अभी अभी आपको सिखाया वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस। हिम तो कौन सा केस हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये गड़बड़ हो गया, हिम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? ही लिखना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आई थिंक दैट ही इज राइट। अब दूसरा देखिए, राम कॉल्ड आई। वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, आपने सब्जेक्टिव केस लिख दिया, तो आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? मी। अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। आई इन्वाइटेड देम टू टी। इस बार वर्ब के बाद कौन सा केस लगा हुआ है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। ही कॉल्ड अस देयर, वर्ब के बाद, कॉल वर्ब के बाद अस, ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है ये? वी का। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। राम स्कॉल्डेड आई। देखिए स्कॉल्ड वर्ब है दोस्तों, जिसका मतलब होता है डांटना। अभी अभी आपको सिखाया कि वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आई की जगह आप क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। अगला देखो दोस्तों, दे अरेस्टेड ही यस्टरडे। अरेस्टेड वर्ब है गिरफ्तार करना, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आपने सब्जेक्टिव केस ही लगा दिया, तो ही गलत हो गया। आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? हिम लिखना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखो, वी प्रेज्ड शी। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना हुआ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आपने लगा दिया सब्जेक्टिव केस, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? हर लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सेकंड कॉन्सेप्ट देखो, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जब भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रेपोजिशन नजर आए,
तो उसके बाद हम हमेशा कौन सा केस यूज़ करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, एग्जाम्पल्स में टू आई द क्वेश्चन इज ईजी। अब टू जो है हम लोग जानते हैं टू क्या है दोस्तों, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ता है। तो आई गलत हो गया, हमें क्या लगाना पड़ेगा, मी। टू मी द क्वेश्चन इज ईजी। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, विथ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपने क्या लगा रखा है, सब्जेक्टिव केस, तो ये गलत हो गया। शी के बाद क्या लगाना पड़ेगा, हर। तो विथ हर द टीम इज फाइन। अगला देखो, बिटवीन शी एंड मी। अब बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो शी गलत हुआ दोस्तों, हर आएगा, क्योंकि शी एक सब्जेक्टिव केस है। अगला देखो दोस्तों, राज डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड बिटवीन शी एंड मी। अब दोबारा यहाँ पे बिटवीन जो है ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हर लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगला देखो, द ट्रॉफी वॉज गिफ्टेड टू आई। टू अगेन प्रेपोजिशन है दोस्तों, इसके बाद सब्जेक्टिव केस आई नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव केस मी आएगा। अगला देखो दोस्तों, यू वर बिफोर दे। बिफोर एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, दे तो एक सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देम आएगा। आगे देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट 3। कभी भी अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इट नज़र आए तो इट के बाद हम लोग कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और इसके बाद हमें हमेशा कौन सा केस यूज़ करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे इट इज़ मी, तो देखिए यहाँ पे मी हमने कौन सा केस यूज़ किया है, ऑब्जेक्टिव केस। इट इज़ हिम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। इट वॉज देम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। इट वॉज हिम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। इट इज़ हर, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग केवल और केवल कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। रिटन इंग्लिश के अंदर ये स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट नहीं है। तो अब हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे दोस्तों। तो इट के साथ सिंगुलर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस केवल स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट है, रिटन इंग्लिश में ये करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट कैसे होगा, आइए देखिए दोस्तों। कॉन्सेप्ट 4, इट के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब, और आपको रिटन इंग्लिश में कौन सा केस यूज करना पड़ेगा दोस्तों, सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। कौन सा केस यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं वो देखिए, इज यूज टू पुट स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट इन सेंटेंस। हम लोग ये स्ट्रक्चर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को हाईलाइट कर सके। अब देखो एग्जांपल दोस्तों, इट इज आई। अब देखिए यहाँ पे इट इज मी अगर हम लोग लिखते तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता। इट इज आई हु डिड इट। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि ये मैं था जिसने ये किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, इस पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इट वॉज वी हु वॉन। तो देखिए यहाँ पे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो अगर यहाँ पे हम लोग अस लिखते तो गलत होता। इट इज दे, सब्जेक्टिव केस है। हु गॉट लेट, इट वॉज शी, सब्जेक्टिव केस है। हु हेल्प, इट इज ही हु मैरिड विद्या, सब्जेक्टिव केस है। इट वॉज आई हु लॉस्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस है। आगे देखते हो दोस्तों, कॉन्सेप्ट 5, इफ प्लस इट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इमेजिनेशन की बात करते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, कल्पना की बात करते हैं, कैसी भी ऐसे फैक्ट्स की बात करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस को आप एससी से भी डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखना दोस्तों, इफ इट वर आई
ही वुड कम। अब देखो यहाँ पे इफ की अगर बात करें तो इफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल वर्ड बोल सकते हैं। इफ को हम लोग दोस्तों कंडीशनल वर्ड बोलेंगे और जो हमें कौन सी कंडीशन बताएगा, इमेजिनेशन की कंडीशन बताएगा कि इफ इट वर आई, कि अगर मैं होता तो वह जरूर आता। तो यहाँ पे देखिए इट के साथ इस बार हमने कौन सी वर्ब यूज करी है, वर यूज करी है। तो एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है और आपको ध्यान रखना है जब भी हम लोग इट के साथ इफ का यूज करते हैं तो इमेजिनेशन की बात होती है और कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, फिक्स वर्ब वर का यूज किया जाता है। तो ये फिक्स है यहाँ पे, इसलिए आपको ये लर्न करना है। देखिए यहाँ पे इफ इट वर ही, इफ इट वर दे, इफ इट वर शी, इफ इट वॉज आई। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में गड़बड़ हो गई, वॉज की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, वर। इफ इट वर आई दे वुड हेल्प। आगे चलो दोस्तों, पॉजेसिव केसेस की बात करते हैं। पॉजेसिव के बारे में आप थोड़ा नाउन में भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग है तो ध्यान से समझना। नोट क्या आपको दिया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कभी नाउन दिखता है तो नाउन से पहले हम लोग पॉजेसिव केस का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, कभी भी किसी और केस को यूज नहीं करते। मतलब नाउन से पहले हम लोग सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस को यूज नहीं करते, हम लोग पॉजेसिव केस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही वॉन्टेड मी बुक्स। अब देखो बुक्स की अगर बात करते हैं तो बुक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का या फिर पॉजेसिव केस का। मी तो आपका कौन सा केस है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये गड़बड़ हो गया। मी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, माई लिखना पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस देखो दोस्तों, दिस बैग इज माई। तो यहां पे देखिए आपने गड़बड़ कर दिया, इस बार बैग नाउन है, नाउन के बाद में की बात हो रही है ना कि पहले की। तो यहाँ पे नाउन के पहले तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बाद में क्या लगाया जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाया जाता है। नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बाद में पॉजेसिव प्रोनाउन। और आई के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, माइन होता है। तो यहाँ पे दिस बैग इज माई गड़बड़ हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, दिस बैग इज माइन। अगला देखो, हर्स हाउस। तो हर्स तो गड़बड़ हुआ, हर्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हर, क्योंकि हाउस नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। शी अप्रिशिएटेड मी जॉइनिंग द क्लब। अब देखिए जॉइनिंग यहाँ पे जो है जिरंड की तरह काम कर रहा है। जिरंड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्बियल नाउन बोलते हैं। वर्बियल नाउन का मतलब होता है वो वर्ब जो किसकी तरह बिहेव करे दोस्तों, नाउन की तरह, और नाउन से पहले तो क्या लगता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी नहीं आएगा, क्या आएगा, माई आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखो, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग। गोइंग यहाँ पे जिरंड वर्बियल नाउन है दोस्तों, तो इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव केस हिम नहीं आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट 6, इन एनी सेंटेंस वी यूज स्ट्रक्चर ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ओनली वंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। किसी भी वाक्य के अंदर हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई विल ब्रिंग माई बुक्स। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, माई जो है ये हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स क्या है, नाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर एक बार आ चुका है सेंटेंस में, एंड यू शुड ब्रिंग योर बुक्स। ठीक है, अब योर की अगर बात करें तो योर भी आपका क्या है दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये किसका पॉजेसिव है, यू का, और बुक्स दोबारा क्या है, नाउन। तो अभी हमने पढ़ा
कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर केवल एक बार आ सकता है, लेकिन आपने कितनी बार इस्तेमाल कर लिया? 2 बार। तो योर बुक्स लिखना ग्रामेटिकली क्या हुआ? इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपको पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, और यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? योर्स होता है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होगा? आई विल ब्रिंग माई बुक्स एंड यू शुड ब्रिंग योर्स। सिमिलरली ही टोल्ड हिज स्टोरी एंड वी टोल्ड आर स्टोरी की जगह क्या होगा दोस्तों? आर्स होगा। सिमिलरली आई माइंड माई बिजनेस एंड शी माइंड हर्स। इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। पीपल डू देयर वर्क एंड वी शुड डू आर वर्क। तो आर वर्क लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा? आर्स लिखना पड़ेगा। पजेसिव प्रोनाउन। राम लॉस्ट हिज मनी एंड दे लॉस्ट देयर मनी। देयर मनी लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा? देयर्स। आगे देखो दोस्तों, यूज ऑफ इट। इट को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। जब भी हम लोग निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं, किन की बात करते हैं दोस्तों? निर्जीव, नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो हम लोग इट का यूज करते हैं। हियर इज योर बुक। अब देखो, बुक आपका नाउन है। टेक इट अवे, किसको लेकर के जाना है? बुक को। तो नाउन एक नॉन लिविंग नाउन है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? इट प्रोनाउन यूज किया है। तो नॉन लिविंग नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम लोग इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। एनिमल्स के लिए भी हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। वह अपने डॉग से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। तो डॉग जो है नाउन और एनिमल, और इसको रिप्लेस करने के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? इट यूज किया है। तीसरा यूज क्या है? फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग इट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। यहां देखो, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड। अब चाइल्ड हमारा नाउन है, तो ही वॉज क्राइंग। तो यहाँ पे ही की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? इट वॉज क्राइंग। तो जब भी हमारा चाइल्ड की हम लोग बात करते हैं जिसका जेंडर क्लियर नहीं है कि बॉय है कि गर्ल, बेबी की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? इट का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हम लोग समय की बात करते हैं या फिर मौसम की बात करते हैं या फिर दूरी की बात करते हैं, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इट इज़ लेट, देर हो चुकी है, तो टाइम के कॉन्सेप्ट में हम लोग किसने यूज़ किया है? इट का यूज़ किया है। इट इज़ टू लेट, बहुत लेट हो चुकी है। इट इज़ अर्ली, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ मॉर्निंग। तो टाइम के हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। वेदर, वेदर मतलब मौसम, तो इट इज़ हॉट या फिर कोल्ड। तो वेदर की बात करने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं दोस्तों? इट का यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ सनी, क्लाउडी, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ विंडी। तो ये सारे जो वाक्य बनते हैं, इसमें हम लोग कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। तीसरा, डिस्टेंस। इट इज़ नियर, यह नज़दीक है, तो डिस्टेंस बताने के लिए कौन आया है? इट आया है। इट इज़ फार, दूर है, इट इज़ 100 किलोमीटर्स। तो जब भी टाइम, वेदर और डिस्टेंस की बात होती है, हम लोग हमेशा किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? इट का यूज़ करते हैं। आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग किसके लिए बात करते हैं? ईच के लिए और एवरी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किसके लिए किया जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट, चीजों को अलग करने के लिए या उनके वितरण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हमारे पास क्या है? ईच। ईच का मतलब क्या होता है? वन बाय वन, ऑल। हिंदी में क्या बोल देंगे? एक एक करके, सब या फिर सारे। एवरी का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब सब या फिर सारे
एक साथ। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईच के साथ जब भी ऑफ लगता है तो आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा कैसा होगा दोस्तों, प्लूरल, और आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ईच के साथ जब भी ऑफ लगा हुआ आपको मिले तो नाउन जो उसको फॉलो करेगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और जो वर्ब उसको फॉलो करेगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ईच के साथ तो आपने ऑफ लगा दिया, एवरी के साथ हम लोग कभी भी क्या नहीं लगा सकते, ऑफ नहीं लगा सकते। एवरी के साथ ऑफ लगाना पॉसिबल नहीं है। आगे देखो दोस्तों, एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। ईच के साथ ऑफ लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स जो नाउन आपने लगाया वो कैसा है, प्लूरल, और वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो इज और आर में से इज ठीक होगा, आर क्या होगा, गलत। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मेरे दोस्तों में से प्रत्येक मौजूद था। दूसरा देखो, ईच के साथ ऑफ लगाया जा सकता है। हाउसेज नाउन प्लूरल ठीक है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। तो एक एक मकान जो था वो डेमोलिश का मतलब होता है जिसका विनाश कर दिया गया या जिसको नष्ट कर दिया गया। अगला देखो, ईच ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। एवरी ऑफ, अब देखिए यहाँ पे ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मैंने आपको सिखाया है एवरी के साथ ऑफ नहीं लगाया जा सकता। तो इसको ठीक कैसे करेंगे दोस्तों, ईच को ले आएंगे, यहाँ एवरी को हटा देंगे। आपने क्या लिखा, ईच, और ईच के बाद तो ऑफ आ सकता है, तो ईच ऑफ हिज मूवीज, मूवीज नाउन है ये प्लूरल ही आता है, और इज वर्ब सिंगुलर है। तो अब ये सेंटेंस सही हुआ, ईच ऑफ हिज मूवीज इज सक्सेसफुल। अगला देखो, एवरी ऑफ आवर चिल्ड्रन इज हार्ड वर्किंग। एवरी के साथ ऑफ नहीं लग सकता, तो एवरी की जगह हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों, ईच लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईच। ईच के बाद में फिर ऑफ आ सकता है। चिल्ड्रन नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। अब ये सेंटेंस सही है। एवरी ऑफ लिखना गलत हुआ, एवरी की जगह क्या लिख देंगे, ईच। तो ईच ऑफ दीज मैचेस इज फिक्स्ड। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ईच के बाद में अगर आपको ऑफ लगा हुआ नजर नहीं आता है तो आने वाला नाउन इस बार कैसा होगा, सिंगुलर, और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। साथ ही साथ एवरी के साथ तो ऑफ वैसे ही नहीं आता है, लेकिन उस केस में जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर, और जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखो, ईच के बाद में ऑफ नहीं है तो पर्सन नाउन सिंगुलर सही है, और यहां पे वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। अभी अभी आप स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति लालची है। अगला सेंटेंस देखो, एवरी स्टूडेंट, एवरी के साथ ऑफ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाया। एवरी के साथ स्टूडेंट नाउन सिंगुलर है। हैज या हैव में से वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो यहाँ हैज लगाएंगे, हैव नहीं आएगा। एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इज आएगा, आर नहीं आएगा। ईच के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। आगे देखो दोस्तों, ईच और एवरी जो है उनका नेचर, मतलब ईच और एवरी का जो नेचर है, रियल में ईच और एवरी दोनों कैसे हैं दोस्तों, सिंगुलर हैं। मतलब ईच और एवरी किसकी बात करते हैं, एक वचन की बात करते हैं। एग्जाम्पल समझिए कि किस तरीके से एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए, ईच के बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर। यही इसके नेचर का मतलब है, वुमन एंड चाइल्ड। अब आप ईच के बाद में कितने ही नाउन लगा दे चाहे, जैसे मैन आपका पहला नाउन है, वुमेन आपका दूसरा नाउन है, और चाइल्ड आपका तीसरा नाउन है, तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइडेंटिटी हो गई।
लेकिन ईच का नेचर सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगी वो ईच के अकॉर्डिंग आएगी। और यहाँ हम लोग मैन, वुमेन और चाइल्ड देखकर आर नहीं लगा देंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए ईच के बाद में पहला नाउन सिंगुलर, दूसरा नाउन भी सिंगुलर, स्टूल भी सिंगुलर, और यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। एवरी के बाद में पहला नाउन सिंगुलर, गर्ल भी सिंगुलर, फादर सिंगुलर, मदर सिंगुलर, चाइल्ड सिंगुलर। कितने भी नाउन आप लगा दें चाहे ईच और एवरी के बाद, इनका नेचर सिंगुलर है, मतलब इनके साथ जो नाउन लगाए जाएंगे वो भी सिंगुलर होंगे। और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। एवरी एम्प्लॉय, मैनेजर, क्लर्क एंड इवन द चीफ डैश टू बी ऑनेस्ट, तो सारे सिंगुलर हैं, कितने भी लगा दें, और वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। आगे देखो दोस्तों, एवरी के साथ मैंने आपको सिखाया कि ऑफ हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वर्ड हमारे पास क्या आ जाए, एवरीवन आ जाए, तो हमें ऑफ लगाने की परमिशन मिल जाएगी। मतलब एवरीवन के साथ हम लोग ऑफ का यूज कर सकते हैं। और अगर एवरीवन ऑफ का स्ट्रक्चर बनता है तो जो नाउन हम लोग यूज करेंगे वो कैसा होगा दोस्तों, प्लूरल होगा। और वर्ब जो हम लोग यूज करेंगे वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, एवरीवन के साथ ऑफ लगाया जा सकता है, तो ये कोई गड़बड़ नहीं है। माई पजेसिव एडजेक्टिव, फिर क्लासमेट नाउन है, तो नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल, आपने कैसा यूज कर लिया, सिंगुलर, तो क्लासमेट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्लासमेट्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्लासमेट्स। और वर्ब हैज या हैव, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मेरे जो सहपाठी हैं उनमें से प्रत्येक क्या हुआ है, पास हुआ है। अगला देखो, एवरीवन के साथ ऑफ लगाया जा सकता है। आने वाला नाउन प्लूरल चाहिए तो चिल्ड्रन प्लूरल है, वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। एवरीवन के साथ ऑफ लगाया जा सकता है। ब्रदर्स नाउन प्लूरल, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। वर्ब सिंगुलर चाहिए तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। आगे देखो दोस्तों, ईच के साथ अगर वन लगा दिया जाए तो ऑफ लगाया जा सकता है। पहले भी आपको बता चुका हूं, ईच के साथ तो ऑफ भी आ सकता है और ईच वन के साथ भी ऑफ आ सकता है। नाउन कैसी आएगी, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा तो प्लूरल आएगी, और वर्ब कैसी आएगी, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा तो सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल देखो, ईच के साथ क्या वन लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ऑफ लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। योर के बाद में बुक्स, नाउन कैसी चाहिए, प्लूरल, तो बुक्स ठीक है। वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, तो इज आएगा कि आर आएगा दोस्तों, इज आएगा। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि तुम्हारी जो किताबें हैं उनमें से प्रत्येक बेस्ट सेलर है, मतलब बहुत अच्छी बिकी है। ईच के साथ वन लगाया जा सकता है, ऑफ लगाया जा सकता है। अब होटल नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल, तो होटल लिखना गलत हुआ, क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, होटल्स लिखना पड़ेगा। और इज और आर में से क्या होगा, इज होगा, क्योंकि वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। अगला देखो, ईच के साथ वन लगाया जा सकता है, ऑफ लगाया जा सकता है। दोज के बाद में प्लेयर नाउन, सिंगुलर गलत हो गई, प्लेयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्लेयर्स लिखना पड़ेगा। और इज और आर में से क्या होगा दोस्तों, इज, क्योंकि वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। आगे देखो दोस्तों, ईडियम ईच एंड एवरी, ईच और एवरी हम को एक ईडियमेटिक स्ट्रक्चर भी देते हैं, मुहावरा देते हैं। मुहावरा का मतलब क्या हो गया, ईच एंड एवरी का अर्थ क्या निकल के आएगा, हर एक या फिर प्रत्येक। लेकिन यहां से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ईच और एवरी इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब अगर आप लिख देते हैं एवरी एंड ईच, तो एवरी एंड ईच लिखना दोस्तों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, ईच एंड एवरी। तो देखिए ईच एंड एवरी लिखा है तो ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो नेचर है वो सिंगुलर है, तो इंडियन भी सही है और इज भी बिल्कुल ठीक है। ईच एंड एवरी पेरेंट वॉज लिसनिंग केयरफुली, ये भी ठीक है। ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ आवर स्कूल इज टैलेंटेड, तो तीनों सेंटेंस एक बार ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ईच एंड एवरी की जगह एवरी एंड ईच लिख देते,
तो ग्रामेटिकली क्या हो जाता दोस्तों, इनकरेक्ट हो जाता। आगे देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट आ गया है, व्हेन टू डिफरेंट जेंडर्स आर कनेक्टेड बाय ईच एंड एवरी pronoun is used according to the gender of second subject। तो देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन चैप्टर का। मेरा पूरा आपसे प्रॉमिस है कि इस पे आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने दो अलग अलग जेंडर जोड़े हैं ईच और एवरी से, तो जो भी आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के जेंडर के अनुसार आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, ईच, मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पे आपने ईच से कितने जेंडर जोड़ दिए, दो जेंडर जोड़ दिए। पहला जेंडर है मैन जो कि मैस्कुलिन के लिए है, और दूसरा जेंडर है वुमेन जो किसके लिए, फेमिनिन के लिए। वेंट टू, तो ये जो यहाँ पे हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आया है, ये सेकंड सब्जेक्ट जो कि हमारा फीमेल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर आया है। अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हर की जगह हिज दे दिया होता तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता। एवरी से हमने गर्ल को जोड़ा पहला जेंडर, बॉय को जोड़ा दूसरा जेंडर, तो सेकंड जेंडर के अकॉर्डिंग पजेसिव आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग बॉय के लिए हमने क्या ले लिया है, हिज। अगर यहाँ हिज की जगह हर होता तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता। ईच ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर पहला जेंडर, सिस्टर दूसरा जेंडर, दूसरे जेंडर के अकॉर्डिंग हर आ गया तो सही है, अगर हिज होता तो गलत हो जाता। ईच फादर, पहला जेंडर है फादर, मदर दूसरा, और दूसरे जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन हर सही है, यहाँ अगर हिज आ जाता तो गलत हो जाता। एवरी वुमन, पहला जेंडर, दूसरा जेंडर मैन, मैन के अकॉर्डिंग हिज बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ हर होता तो गलत हो जाता दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला देखो, ईच और एवरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ईच और एवरी हमेशा किसके लिए यूज किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए ईच और एवरी नहीं आता है। एग्जाम्पल देखो, ईच इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन माई कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग इसके साथ एस या ई सफिक्स नहीं कर सकते, नाउन चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था। तो इंफॉर्मेशंस तो कभी बन नहीं सकता, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ ईच नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑल आएगा, क्योंकि ईच तो सिर्फ काउंटेबल के लिए आता है। ऑल इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन माई कंप्यूटर, ये बनेगा। एवरी फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो एवरी नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, ऑल लगाना पड़ेगा। ईच वाटर इज वेस्टेड, वाटर अनकाउंटेबल है, ईच नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, ऑल लगाना पड़ेगा। ईच पोएट्री इज डिलाइट टू रीड, पोएट्री कैसा नाउन है दोस्तों, अनकाउंटेबल है, इसके साथ ईच नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, ऑल लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द वे, और इस तरीके से हमने सीखा। थैंक यू।